एक था कंटिन्यूअस और दूसरा आपने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक। कंटिन्यूअस एक्सरे में हम लोग निकालते हैं मोस्ट पेंट्रेटिंग एक्सरे की वेवलेंथ, और वो निकाला था लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितना आया था, 12400 अपान वोल्ट। और दूसरा एक एक्सरे आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कब आई थी, जब हम लोग हाई वोल्ट कर दिया। तो जब हाई वोल्ट किया तो उसमें हुआ क्या था, एक बार थोड़ा सा फीडबैक पीछे का हमें देखना है कि जब आपने हाई वोल्ट किया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात कर रहा हूँ, तो कैसे वो आया एक्सरे, वो कैसे जनरेट हुआ। तो देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन का रिटार्डिंग मोशन था, रिटार्डेशन था। जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इंटर किया और वो रिटार्ड हो रहा था, तो उसकी जो रेडिएशन एनर्जी बाहर आई फोटॉन के फॉर्म में, जिसे हमने एक्सरे बोला, तो वाली एक्सरे कौन वाली एक्सरे थी, कंटिन्यूअस थी कि कैरेक्टरिस्टिक थी। जब रिटार्डेशन से जो एक्सरे आया, जिसे हम लोगों ने कहा था ब्रेकिंग रेडिएशन और ब्रेमस्टन रेडिएशन, याद है ना, वो कंटिन्यूअस एक्सरे था। और फिर मैंने बोला कि कुछ ज़्यादा हाई एनर्जी से और इलेक्ट्रॉन आया, वोल्टेज मैंने हाई कर दिया। तो बच्चों, ये इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से जो फॉरेनर है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आया, और इसमें दो सेल में हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया था कि ये इलेक्ट्रॉन आता है और आने के बाद ये टकराता है, और इतना तेज ये टक्कर हुआ बच्चों कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, खाली स्पेस हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये आगे जाके यहाँ कहीं चला गया। अब ये जो खाली हो गया, जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं तो उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर नहीं जाता, और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन ही निकल के बाहर चला गया, यहाँ पे चला गया, तो ये खाली जगह हो गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं हवा में नहीं रहता, वो एक ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट में जाता है और फिर अपना वापस बैक होके उसी ऑर्बिट में जंप कर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ही निकल गया। इस चीज़ को मोज़ले ने बड़े ध्यान से देखा, और देखने के बाद उन्होंने इसमें कुछ काम किया। बच्चों, इन्होंने जो काम किया, मोज़ले ने, मोज़ले जो उन्होंने काम किया, वो काम ये था कि जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम एनर्जी निकालते हैं, सारा कैलकुलेशन करते हैं, वही सारा कुछ इन्होंने करते हुए चले गए। और इसमें गॉस थ्योरम लगाया। बात यहाँ से चेंज हुआ, जो चेंज होगा, गॉस थ्योरम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आपको पढ़ाना है, E इंटू डी एस बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाऊँ तो ये वाला चार्ज क्या है, Ze प्लस, और ये वाला क्या है, -E, और एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है। अब इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज होगा, तो Z-1 इंटू E होगा। तो बच्चों, मैं लिखूँगा E इंटू डी एस बराबर क्यू इन का मतलब है Z-1 इंटू E अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद पूरा कैलकुलेशन किया, वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट कि व्हाट वाज द कैलकुलेशन। मेन पॉइंट ऐसे थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहाँ Ze की जगह Z-1 हो गया। फिर एनर्जी निकाला,
एनर्जी निकाला एटॉमिक स्पेक्ट्रम जैसा, तो E बराबर आया RHC। R क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे लास्ट में एटम, तो एटम में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चेंज होता है। अभी थोड़ा यूज़ करा लेते हैं। RHC और वो लिखा था Z² और 1/N1² माइनस 1/N2²। ये किसके लिए था? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए था। यहीं से हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सरे में। तो बच्चों ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। अब हम जब एक्सरे लिखेंगे तो E बराबर क्या होगा? H बराबर RHC और यहाँ पे Z-B क्या लिखा? Z-B, जैसे यहाँ पे है ना Z-1, तो उस 1 की जगह क्या लिखा है? B लिखा है। अब यहाँ पे है तो मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो Ze-1 हो गया। अब यहाँ से अगर निकलेगा तो कुछ और हो जाएगा, तो ये वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो Z-B² और 1/N1² माइनस 1/N2²। अब H से H कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आएगा रूट न्यू, देखो रूट लगाया, अंडर रूट लगाया, और ये है Z-B रूट के अंदर RC 1/N1² माइनस 1/N2²। ये हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे देखो ये रूट न्यू बराबर आया, इसकी जगह A है और ये हो गया Z-B। तो इनके दिमाग में चल रहा था, ये मेंडलीफ ने जो टेबल बनाया था पहले, वो एटॉमिक नंबर के प्रॉपर्टी, वो मास नंबर की प्रॉपर्टी पे बना दिए थे, A को देखकर, मास नंबर को। और ये इनको बहुत वो कमी, इनकी प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि मेंडलीफ सही नहीं किया है, पर वो कैसे सही करें, कैसे बताएं। तो जब एक्सरे इन्वेंट हुआ, रॉन्जन ने इन्वेंट किया, तो सबसे पहले उसको मोज़ले ने ही यूटिलाइज किया और उन्होंने सबसे पहला काम यही किया, मेंडलीफ की टेबल को ठीक किया। अब यहाँ पे अंडर रूट न्यू बराबर आया AZ-B। किसी भी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्रेक्वेंसी। फ्रेक्वेंसी किसी भी मटेरियल की, किसी भी आदमी की, किसी भी चीज़ की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रेक्वेंसी नहीं बदलती। जैसे कुछ लोगों का वे ऑफ टॉकिंग नहीं बदलता, कितना भी हायर लेवल पे हो जाए तो उनका वे ऑफ टॉकिंग एक तरीका है बोलने का। लोग बोलते हैं कि जाना, जब उनसे मिलोगे तो बड़ा रफ बोलेंगे, बुरा मत मानना, अंदर से अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, ऊपर से ही ऐसे बोलते हैं। पहले ही बोलेंगे उठ पटाख, कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ से आ गया, क्या हो रहा है, ऐसे ही बोलेंगे, मतलब अनमैनर्ड तरीके से बोले। वो बोलने का तरीका है, वो बाकी बहुत अच्छे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि जब जाओगे तो इतना बढ़िया बोलेगा, मीठा मीठा, ये लगेगा कि बहुत सही है, लेकिन अंदर से बहुत ब्लैक ब्लैक है। हाँ? तो क्या है? वो फ्रिक्वेंसी है, वो बोलने का एक तरीका है। तो ऐसे यहाँ पर भी ये किसी भी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी क्या है? फ्रिक्वेंसी। और अगर फ्रिक्वेंसी बदल गया तो इसका मतलब वो मटेरियल वो नहीं, तब दूसरा आ गया। पहचान है, अगर फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब मटेरियल चेंज हो गया। तो बच्चों ये चीज़ मोज़ले ने देखा कि और फ्रिक्वेंसी उसकी प्रॉपर्टी है, और फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड कर गई? जेड पर। इसका मतलब पीरियाडिक टेबल सेट किस पे करना चाहिए? जेड पर। तो उन्होंने जेड पे पूरी पीरियाडिक टेबल सेट कर दी। ये काम मोज़ले ने किया था। अब बच्चों यहाँ पे आप फिर लिखोगे अंडर रूट न्यू बराबर a इंटू जेड माइनस बी। इसमें b क्या है, a क्या है, ये सब बात कर लें। b है स्क्रीनिंग कांस्टेंट,
पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में वर्ड आ चुका है। इसे बोलते स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आपको जब भी सवाल दिया जाएगा तो बी का मान दे देगा। जैसे बोला के सीरीज तो टीचर बी बराबर 1 लिखेगा। बोलेंगे एल सीरीज तो बी का मान 7.4 लिखेंगे। बोलेंगे यम सीरीज तो बी का मान 13.8 लिखेंगे, मतलब वैल्यू लिखेंगे। अब आपको जो भी चीज़ दिया जाएगा उस सीरीज के लिए बी का मान टीचर दे देता है। तो बस आपको बी पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। और बच्चों ए को हम कहते हैं मोजले कांस्टेंट। मोजले कांस्टेंट, ए मोजले कांस्टेंट है और बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि ए की वैल्यू है कितना। अब देखो ए का मान पहले लिख दिया जाए। जैसे मैंने लिखा के लाइन या के सीरीज, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो बच्चों के सीरीज में बी का मान फिक्स हो गया। अब बी बराबर तो 1 ही होगा पूरे के सीरीज के लिए। के सीरीज का मतलब कि जो आपको पिछले क्लास में याद होगा, मैंने बताया था ना, के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा, कुछ बात ऐसी की थी कि नहीं? हाँ, वो के सीरीज़ के लिए कोई भी अल्फ़ा बीटा गामा हो, के लाइन, सब के लिए बी का मान 1 होगा। अब बच्चों ए का मान क्या है? ए की वैल्यू देखो यहाँ, ए का मान ए बराबर है अंडर रूट RC 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ये ए का मान है, ए की वैल्यू है। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, बच्चों ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। अब जैसे मैंने लिखा के अल्फ़ा लाइन, थोड़ा समझो आप लोग। अगर के अल्फ़ा लाइन है तो n1 का मान तो 1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, हायर एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन लोअर में जंप करेगा। तो अगर एल सेल का के में आ जाए तो अल्फ़ा लाइन होगा। तो n1 बराबर 1 होगा तो n2 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। और बच्चों n2 बराबर 2 हो गया। अब n1 और n2 इसमें रखो, आप बायोलॉजी के लोग जरूर रखो। तब आपको मिलेगा a बराबर अंडर रूट 3RC/4 ये आएगा। अब अगर के बीटा पूछा जाए, के बीटा लाइन, तो बच्चों n1 का मान तो 1 ही होगा, लेकिन n2 का मान 3 होगा, क्योंकि आना तो के सेल में है। अब m सेल से ना आके एल सेल से आएगा तो के बीटा लाइन हो जाएगा। अब n2 बराबर 3 लिखोगे तो a बराबर हो जाएगा 8, हाँ बोलो, हाँ 8RC/9। शाबाश बच्चों। अब एक और बताओ तब समझ में आए, शाबाश। के गामा लाइन, तो n1 बराबर 1 और n2 बराबर 4, तो a का मान 15RC/16। ये बात हो गई। अब आपको के अल्फ़ा लाइन, के बीटा लाइन, के गामा लाइन का स्लोप पता हो गया। अब ये इक्वेशन देखो जो आपने पढ़ा है बच्चों, रूट न्यू बराबर आपने पढ़ा है az-b, तो y बराबर mx-c, तो स्लोप मिल गया। अब ये स्लोप मिल गया के अल्फ़ा का, के बीटा का, के गामा का, और यहीं पे देखो mx-c, समझ आ रहा ना? तो m की जगह क्या है? स्लोप है, और इंटरसेप्ट की जगह क्या है? ab है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइन दिखाऊं, एग्ज़ाम में आया और आपको चेक करना है, टीचर ने कुछ पूछा है, उन्होंने कहा कि भाई देखो इधर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है और इधर एटॉमिक नंबर है
और बच्चों यहाँ पे z बराबर 1 है, z बराबर 1 है। अब z बराबर 1 है तो b बराबर 1 भी होता है k सेल का, k अल्फा लाइन का। k अल्फा लाइन का क्या है, k सीरीज का क्या है, b माने 1 है। अब बच्चों z बराबर 1 भी है। अब ये लाइन मैंने खींची, y बराबर mx माइनस सी, ये रेड वाली खींची y बराबर mx माइनस सी, और एक मैंने येलो वाला खींचा। 3 लाइन खींचा बच्चों लोग। आपको बताना है कि कौन के अल्फा लाइन है, कौन के बीटा लाइन है, कौन के गामा लाइन है। मोस्ट इनर्जेटिक लाइन के गामा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है, गामा। सबसे कम वेवलेंथ किस में है, गामा, इसीलिए उसका नाम है गामा। लोग बोलते हैं गामा पहलवान। तो गामा पहलवान माने, गामा माने ज़्यादा एनर्जी वाला। तो जहाँ भी गामा आया ज़्यादा एनर्जी वाला, तो ज़्यादा एनर्जी वाला तो कम वेवलेंथ, ज़्यादा एनर्जी वाला तो ज़्यादा स्लोप, क्या, ज़्यादा स्लोप। तो इसमें कौन गामा है, गामा ये वाला है ना, हाँ ये रेड वाला। तो ये के गामा लाइन है, ये वाला के बीटा लाइन है, ये वाला के अल्फा लाइन है। एक तो आपको ये पहचानने को आता है कि कौन के अल्फा है, कौन के बीटा, कौन के गामा। ऐसे आगे यहाँ पे यल वाली लाइन आएगी, इसके आगे यम लाइन आएगी, ऐसे सब लाइन आएंगी। इतना लाइन बना दिए, बहुत लाइन है। अब अगर इंटरसेप्ट देखोगे तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। जी आ गया। पीछे बैक ट्रेस करोगे तो यहाँ पे भी चाहे लिखो तो के अल्फा, के बीटा, के गामा। बच्चों एक तो ये लाइन आपको पहचानना होता है, पहचान जाओगे। स्लोप पूछेगा तो स्लोप हमने सबका निकाला है। इसका √3 RC/4, √15 RC/6 क्या था, 8 RC/9, और ये बच्चों 15 RC/16। बस एक इतनी बात आपको ये जानना था, हटा दिया जाए। अब एक सवाल आप लगाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, सब थ्योरी में पूछता है। अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन पहचानने के लिए आता है। बच्चों IIT के लोग अपने ऐप पर, मैंने एक पेपर अपलोड कराया है, कोई लोग खोल के देखा है कि नहीं, देख लेना, क्योंकि मैंने तो बोला है, हमें तो पता है कि ये हो गया, इसमें पड़ा होगा, डाल दिया है, कोई गलत क्यों बोलेगा। ऐप पे आपके वो पेपर है, और आपके पास जो टाइम है 10 से 12 दिन, 13 दिन, उसको आप पूरे 6 पार्ट में है, उसके पूरे क्वेश्चंस को एक तरफ से कर लें। उसी में आपके JEE मेंस में जितने अब तक आए हैं 2022 तक, वो सब मैंने उस क्वेश्चन में इंटर करा दिया है। और वो सीट है कुछ क्लास की पढ़ाने की, और उसी में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसी पैटर्न पे, वो उसी के आगे लिखे गए हैं कि देखो पूरे सवाल आपके ऐसे ही आए हैं जैसे पढ़ते हो आप। तो आप उसको एक बार क्लास नोट्स को फॉलो करें, एक बार जो टाइम मिले तो उससे पूरे सवाल को लगा डालें, और जितना टेस्ट हो रहा उतना वही आप करें बस, और ज़्यादा नहीं करना है। और इसके बाद फिर आपके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। यही सेम प्रोसेस नीट के बैच को दिया जा रहा है। नीट वाले में कुछ और ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो वो भी 2-4 दिन में अपलोड होगा। चलिए ये तो बात हो गई कि आपको कैसे सब कुछ ठीक करना है। अब बच्चों एक सवाल ज़रा लिख लो, एक सवाल लिखा जाए। लिखा है कि इफ़ वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ Z बराबर 74 इज 20 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम
देन फाइंड वेवलेंथ ऑफ ये जो 10 एंगस्ट्रॉम है इसे थोड़ा और कम करेंगे, 6 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ जेड बराबर 63। तो बच्चों यहाँ पे जो को बदल दूँ, जेड बराबर 53 कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है। आप देखो आपके पेपर में ना सवाल एकदम ऐसे आते हैं और फ्री में 4 नंबर दे के जाते हैं। एक्सरे लिखा रहता, के अल्फा लाइन लिखा रहता है, जो नहीं पढ़े रहते हैं वो छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या लिखा है। लिखा है वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ जेड बराबर 74 इज 6 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ जेड बराबर 53। अब देखो इसको कैसे लगाओगे सलूशन। मोजले ला बच्चों, अंडर वुड न्यू बराबर ए इंटू जेड माइनस बी, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसी में आपको रखना है, मैं रख रहा हूँ कैलकुलेशन। देखो आप अंडर वुड न्यू लिखा है तो आप लिख सकते हैं अंडर वुड न्यू 1 अपान अंडर वुड न्यू 2 बराबर कौन सीरीज है, के सीरीज। नहीं, सीरीज तो के है ना, के सीरीज। आप मैंने बोला कौन सी है, तो के सीरीज है। अब के सीरीज है तो बी तो सबका 1 होगा, और अल्फा लाइन है तो ए भी दोनों का बराबर होगा, के अल्फा उसका भी, के अल्फा उसका भी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखना हो तो रखो, नहीं तो ए को ए ही रख लो, क्योंकि ये तो बराबर ही है। और Z1 माइनस 1 ए, Z2 माइनस 1 कट गया। बी का मान यहाँ बी को भी नहीं लिखना है क्योंकि वो नंबर से माइनस करेंगे, आप बी को 1 लिखना। और बच्चों न्यू 1 माने सी बाई लेमडा, तो अंडर रूट लेमडा 2 अपान लेमडा 1 बराबर Z1 73 ना 52। मैंने -1 भी कर दिया है, -1 हटा दें क्या? अच्छा सही लिखा है ना, चलो ठीक। अब आपको लेमडा 2 चाहिए। अब बच्चों किसी छोटे बच्चे से निकलवा देना, निकाल देगा। लेमडा 2 बराबर आएगा 73 अपान 52 का स्क्वायर इंटू लेमडा 1। तो ये वैल्यू आया 73 अपान 52 स्क्वायर इंटू 6 एंगस्ट्रॉम। दिस विल आंसर। समझ आया? अब ऐसे नंबर देते हैं पेपर में कि आसान रहता है, रख लेते आ जाता, और नहीं तो जो दिया है वो तो लगाना पड़ेगा ही। सॉल्व करके आसपास की वैल्यू देखी जाएगी। अब एक सवाल आप लिख लो बस। लिखा है इफ वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ जेड बराबर 53 इज 8 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन ऑफ जेड बराबर 41। लिखा है बच्चों के अल्फा लाइन का वेवलेंथ 8 एंगस्ट्रॉम है, तो के बीटा लाइन जेड बराबर 41 का क्या होगा? आप इसको लगा लो जल्दी से। तो हाँ देखता हूँ।
बच्चों वो सवाल आप लोगों ने लगाया होगा, मैं एक बार मिला लूँ, और मैं इस सवाल को लिख रहा था इसलिए वो क्वेश्चन दिया था। बाकी वो सवाल आपको लगाना आ भी गया है, एक बार चलो देख लिया जाए। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करूँगा, आप लोग अपना आंसर ना बताएं, मिला लेना बस। बच्चों आप लिखोगे √ν2, मैंने जिसको पूछा है दूसरे वाले को या पहले वाले को ही लिख लो, √ν1 बराबर लिखोगे ए, देखो दोनों का के सीरीज है, अल्फ़ा बीटा है ना, हाँ ठीक है, A1 कर दो ना, A1 कर दो, A1 कर दो, Z1 -1, सही है। अच्छा, अब आप लिखोगे √ν2 बराबर ये A2 हो जाएगा और Z2 -1, ठीक। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो √λ2 अपान λ1, बच्चों A1 अपान A2, A1 लिख लो 3RC अपान 4, और ये वाला शाबाश शाबाश 8RC अपान 9, और इधर Z1 52 अपान 40, ये हो गया। अब देखो RC तो कट जाएगा, सब आसान थोड़ा हो जाएगा। √λ2 अपान λ1 बराबर बच्चों आएगा √27 अपान 32, और इधर आ जाएगा 26 अपान 20 ना। अब अंडर हटा दो, λ2 बराबर 27 अपान 32 इंटू 26 अपान 20 स्क्वायर, और विथ मल्टीप्लाई λ1 आ जाएगा, जो भी है। अभी आप लोग का एक्सरे में देखो जो क्वेश्चन आते बस इतना ही आते हैं। आपने घर पे क्वेश्चन कुछ किया? अगर सवाल किए होंगे तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं मिला होगा, यही मिला होगा कि एनर्जी EL का ये है, EK का ये है, तो वेवलेंथ बताओ। या तो आपको ऐसा कोई सवाल दिया होगा, या तो ये दिया होगा कि मोस्ट पेनिट्रेटिंग एक्सरे की वेवलेंथ बताओ कंटिन्यूअस में, और या तो सब थ्योरेटिकल पूछा होगा। इसके अलावा कोई अवाल बवाल सवाल नहीं है, इतना ही है। अब एक सवाल मैंने लिखा है और उसको बता दें तो ये काम ख़त्म हो गया। एक्सरे इज नाउ फिनिश। लिखा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे आफ्टर पेनेट्रेटिंग 10 सेंटीमीटर इन मेटल ऑफ मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम एंड डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब इसमें इंटेंसिटी पूछा है, क्वेश्चन नोट करो तब थोड़ा एक्सप्लेन करूं। ठीक है, अब आप लोग सुनो, देखो कैसे लगेगा। एक कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला है, मैंने ऑप्टिक्स में पढ़ाया है। जो लोग ऑप्टिक्स में नहीं अगर पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, और जो लोग पढ़े हैं जिस बैच में हो गया है ऑप्टिक्स,
वो उनको एक इक्वेशन बताया था, I बराबर आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, मतलब इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। यहाँ पे म्यू क्या है, इस म्यू का मान है, इस म्यू को कहते हैं, इस वाले को लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। बच्चों ये वाला जो म्यू है ना, फार्मूले में जिसको आपको यूज़ करना है, वहाँ पे जो म्यू लिखा है वो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, इसकी अगर यूनिट निकालो तो यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये तो नंबर होगा ना। तो म्यू एक्स बराबर 1, तो म्यू बराबर 1/x, और अगर एक्स मीटर है तो मीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं सेंटीमीटर इनवर्स इसलिए लिख रहा हूँ कि बगल में सवाल लिखा है, उसकी यूनिट मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इसलिए सेंटीमीटर इनवर्स लिख दी। अब बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स ही म्यू है, अपने सवाल में लीनियर एब्जॉर्प्शन लिखा ही नहीं है, मास एब्जॉर्प्शन लिखा है, और वहाँ क्या लिखा है, लीनियर, और यहाँ पे क्या है, मास एब्जॉर्प्शन। तो मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का यूनिट देखो, ग्राम नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान ग्राम, और डेंसिटी का ग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब, दोनों मल्टीप्लाई करो, यूनिट यूनिट। सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, इसका मतलब फार्मूला अपने आप ढूंढ लिया कि म्यू बराबर म्यूएम इंटू रो। एग्जाम में आप बैठ रहे हैं ना, वहाँ पे कई फार्मूला ना समझ आए तो बना लिया करो, डायमेंशन देख के बना लिया करो कि ये सब दिया है तो इसका मतलब क्या, देखने के लिए दिया है। जहाँ जो आना है वो फिट नहीं हो रहा तो फिट करो ज़बरदस्ती, सही हो जाएगा। अब बच्चों म्यूएम इंटू रो आ गया। अब म्यूएम और रो की वैल्यू लिखो, 1/100 इंटू डेंसिटी 10 बराबर 1/10 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप लिखोगे नाउ आई बराबर आई नॉट माइनस म्यू एक्स 1/10 इंटू 10, 10 हो गया, बेंटेन आया, आई नॉट अपान ई, ये आया। अब आप लिख सकते हो आई अपान आई नॉट बराबर 1 अपान ई। अब बच्चों आप लिख सकते हो परसेंटेज चेंज, आई अपान आई नॉट माइनस 1 इंटू 100, दैट दिस गिव्स यू 1/e माइनस 1 इंटू 100, 1/e माइनस 1 इंटू 100। 1/e का मान होता है, क्या सवाल में पूछा जरा देखो तो, परसेंटेज ऊपर लिखा है, परसेंटेज चेंज इन इंटेंसिटी पूछा है, यही पूछा है, चेंज ही निकाल रहे हैं आप। तो बच्चों लोग अब देखो 1 अपान ई का मतलब क्या होता है, 33.7 मतलब 37.37। 1 अपान ई का मान क्या हुआ, 0.37, और 1 अपान ई में -1 कर दो, 0.37 में 1 माइनस करो, 0.63 माइनस आएगा तो -63%। इसका मतलब हुआ, माइनस तो लिखा नहीं जाएगा, तो 63% इंटेंसिटी घट गई। 1 अपान ई का मतलब होता है 37% इंटू 100 अगर है तो अगर 1/37 तो 1 माइनस 1/e माइनस 63, तो बच्चों 63% डिक्रीज हो गया। नहीं समझ आया?
तो ये सवाल हो गया, ये आंसर हो गया, ये काम बच्चों यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आपको एक्सरे में कोई इन्फॉर्मेशन अब नहीं है जो आपके लेवल पे हो, आपके सिलेबस के हिसाब से हो, वो कवर हो गया।